हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट थर्ड, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। ये पूरी मैकेनिक्स का एक बेसिक पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लेंगे सबसे पहला टॉपिक, बल की संकल्पना, इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। बल है क्या? बहुत सामान्य रूप से हम पढ़ते चले आए हैं, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया, तो बल होता क्या है और कब हम कह सकते हैं कि वस्तु ने बल लगाया, क्या क्या ये परिवर्तन ला सकता है। तो इसके एक उदाहरण की सहायता से हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। एक फुटबॉल हमने कल्पना की है और ये किसी ग्राउंड में रखी हुई है, किसी तल पर स्थित है। अगर ये अपनी स्थिति में बनी हुई है और आप कोई खिलाड़ी पैर से इस पर किक करता है, तो क्या होता है? फुटबॉल गतिशील आ जाती है। जबकि प्रारंभ में कैसा है? ये विराम अवस्था में है। प्रारंभ में फुटबॉल विराम अवस्था में है। जैसे ही हमने किक लगाई, इट मीन्स इसके ऊपर बल लगाया, तो ये गति की अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक चेयर रखी है, आपने बल लगाया, चेयर गति कर गई, अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई। और बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये फुटबॉल चल रही है, अब गति कर रही है, अब दूसरा खिलाड़ी उस पर बल लगा करके, पैरों से बल लगा करके रोक लेता है, या हाथ से पकड़ करके बल लगा कर रोक लेता है। तो इसका मतलब है वस्तु विराम अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। जब वो चलती चली आ रही है तो बल लगाकर उसे रोका जा सकता है, या अगर ये गति कर रही है इस डायरेक्शन में फुटबॉल, और कोई दूसरा खिलाड़ी इस पर बल लगा देता है इस दिशा में, तो वो दोनों के परिणामी किसी और डायरेक्शन में गति करने लगती है। यानी बल लगाने पर उसकी दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है, या उसी दिशा में बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में, गति की अवस्था में उसको धीमा कर सकता है, उसको तेज भी कर सकता है, त्वरित भी कर सकता है। तो उसकी विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, या गति की दिशा में परिवर्तन करता है, या परिवर्तन का प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि बल हर बार हर परिस्थिति में वो इन स्थितियों में परिवर्तन कर पाए, वो प्रयत्न भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दीवार है, हमने उस पर बल लगाना शुरू किया, बहुत बल लगा रहे हैं, पसीना आ गया, थक भी गए, लेकिन दीवार में विस्थापन नहीं हुआ, दीवार अपने स्थान पर रुकी हुई है। तो क्या हमारे द्वारा बल नहीं लगाया गया? लगाया गया। बल ने प्रयास किया, वो विस्थापित नहीं कर पाई, तो इट मीन्स वर्क डन इज जीरो, किया गया कार्य शून्य हो सकता है, लेकिन बल लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की अवस्था, अथवा गति की दिशा में परिवर्तन करता है, अथवा परिवर्तन का प्रयत्न करता है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चेंज और ट्राइज टू चेंज, जो चेंज करता है या उसको उसमें चेंज करने का प्रयास करता, तो ये है हमारा बल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लगातार बल शब्द का और भी चैप्टर्स में हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे लिए समझ लेना ज़रूरी है कि बल होता क्या है और ये क्या क्या परिवर्तन करने में सक्षम है। बहुत लंबे समय तक कंट्रोवर्सी रही है कि बल की इन अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए हमें बल की आवश्यकता है।
वस्तु की इन अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता है, लेकिन अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तब भी क्या उसे चलाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो इसको हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ उसका रिजल्ट बता देते हैं खाली कि किसी भी वस्तु को एक समान गति की अवस्था में निरंतर गति कराने के लिए कोई बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो उसका त्वरण क्या है, शून्य है, और जब वो त्वरण शून्य है तो उसके ऊपर लगाया गया बल भी शून्य होता। वो इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो केवल अवस्था परिवर्तन के लिए हमें बल की आवश्यकता है। अगर वो एक समान गति की अवस्था में गति कर रही है, एक समान गति की अवस्था में है, तब हमें कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एंड दैट इज जड़त्व। इट मीन्स इनर्शिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं जड़त्व, इनर्शिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे इनर्शिया होता क्या है, जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था कोई भी हो सकती है, विराम अवस्था, गति की अवस्था या गति की दिशा। तो सबसे पहले तो हम जड़त्व को डिफाइन करें। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वस्तु अपनी अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि यदि किसी भी अवस्था में, चाहे वो विराम अवस्था है, गति की अवस्था है या गति की डायरेक्शन दिशा है, उनमें परिवर्तन अगर हम कर रहे हैं तो वस्तु का एक नेचुरल अपनी प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो उसका विरोध करता है, और उस विरोध के कारण ही हमें बल की आवश्यकता होती है इन अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए, जो कि हम बल की डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो जब भी हम इन अवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब सामान्य रूप से हम तीन तरह से परिवर्तन देखते हैं। तो जड़त्व को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। जड़त्व मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हम कहते हैं गति का जड़त्व, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो तीसरा है, थर्ड वैरायटी ली जाती है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का जड़त्व होता है। एक एक को हम डिफाइन करें। मूल जो डेफिनेशन है वो ही इंक्लूड होती है इसमें। सबसे पहला है हमारा विराम का जड़त्व। तो किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी अवस्था की जगह क्या आ जाता है, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वो कहलाता है विराम का जड़त्व। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी
विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता वो कहलाता है विराम का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है गति का जड़त्व। और किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी दिशा में, गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है दिशा का जड़त्व। तो दीज आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इन तीनों को हम ब्रॉडली लेकर के चलेंगे विथ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों की सहायता से इनको स्पष्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इनकी पर्टिकुलर एक एक टाइप के जड़त्व को और कुछ उनको उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं विराम का जड़त्व, दैट इज inertia of rest। तो किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अब कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसको स्पष्ट करके चलेंगे। सबसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, यदि कोई बस या ट्रेन रुकी हुई है और अचानक वो चलना शुरू कर देती है, ठीक है, या ये कहें हम वो अचानक चलना शुरू कर देती है, तो हमारा जो शरीर है उसको हमें आगे की ओर झटका क्यों लगता है। तो उसको हम कारण देखेंगे कि जब रुकी हुई बस या ट्रेन अचानक चलती है तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। ये जो भी हम रीजन्स पढ़ेंगे ये चारों तरफ हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखने के लिए मिलेंगे, और अगर हम इनको जानते हैं तो हम उससे अवेयर होकर के कुछ समस्याओं से बच सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। तो उनमें हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया है, यदि कोई बस या ट्रेन रुकी हुई है और अचानक वो चलना शुरू कर देती है और आप अनअवेयरली उसमें बैठे हैं, कोई बिना सहारे के आप खड़े हैं, तो आपको पीछे की ओर झटका क्यों लगता है और कई बार व्यक्ति गिर भी सकता है। तो उसका कारण क्या है, जब किसी बस या ट्रेन में व्यक्ति बैठा है या वो वहाँ खड़ा है, दोनों ही कंडीशंस हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे, तो जो व्यक्ति का जब तक रुका हुआ है तो पूरा ऊपरी सिरा भी और निचला सिरा भी पूर्णतः क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन अगर बस हमारी अचानक चलना शुरू कर देती है तो जो शरीर का निचला सिरा है जो बस या ट्रेन के सीधे संपर्क में है वो तो बस या ट्रेन के साथ गति करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जो ऊपरी शरीर का हिस्सा है जो बस या ट्रेन के सीधे संपर्क में नहीं है वो अपने विराम के जड़ के कारण क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है, रहने का प्रयास करता है। अगर वस्तु इस प्रकार की रखी है, नीचे वाला सिरा आगे की ओर चलने लगे और ऊपरी सिरा वहीं पर बना रहे तो क्या होगा, ये पीछे की ओर गिर रहा है, ठीक है। तो वही आभास हमें होता है कि निचला शरीर का सिरा जो ट्रेन या बस के सीधे संपर्क में है वो बस के ट्रेन के साथ गतिमान हो जाता है, जबकि ऊपरी सिरा जो बस या ट्रेन के सीधे संपर्क में नहीं है
तो वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है या गति में आने का विरोध करता है, और वो इसी कारण से पीछे की ओर वो अपनी जगह पर रह जाता है, शरीर का आगे वाला हिस्सा आगे चल दिया है तो आपको पीछे की ओर झटका लगता है। अगर आपने कोई सहारा नहीं पकड़ा है तो बहुत तेज़ी से आप पीछे की ओर गिर भी सकते हैं। तो इस स्थिति को अगर आप जानते हैं और अवेयर हैं तो आप गिरने से बच सकते हैं। तो ये था एक हमारा पहला रीजन, जब रुकी हुई बस या ट्रेन चलती है तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। एक और हम रीजन ले रहे हैं, हम जब हम कंबल या कारपेट को, यानी कालीन जिसको हम कहते हैं, तो जब हम कंबल या कालीन को किसी छड़ से पीटते हैं तो उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। हम जब कालीन को रख कर सीधे और उस पर छड़ से चोट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो उससे डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, और ये हम अक्सर नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम शायद रीजन नहीं जानते। तो क्या रीजन है उसका? जब हम कंबल या कारपेट पर छड़ से प्रहार करते हैं तो क्या होता है, कंबल और छड़ दोनों संपर्क में आए तो कंबल तो गतिशील हो जाता है आगे की ओर, जबकि उसमें जो धूल के कण हैं वो अपने विराम के गुण के कारण, विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रह जाते हैं, और कंबल से वो अलग हो जाते हैं और अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं, यानी उससे अलग हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी कंबल या कारपेट को यानी कालीन को हम छड़ से पीटते हैं, यानी छड़ से उस पर चोट करते हैं सीधे ऊर्ध्वाधर रख करके, तो क्या होता है, जैसे ही छड़ उस पर टकराती है बल लगता है, और बल के कारण कारपेट या कंबल या कालीन जिसको हम कह रहे हैं वो आगे की ओर गतिशील हो जाता है, वो गति करने लगता है, जबकि उसमें उपस्थित धूल के कण विराम के जड़ के कारण अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और वो कंबल से अलग होकर भार के कारण नीचे गिर जाते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें समझाए जा सकते हैं। देखें एक दो और एग्जाम्पल जिससे आपको विराम का जड़त्व और ज़्यादा बेटरली क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और देखें हम, किसी पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाने पर उससे लटके फल टूट कर गिर जाते हैं। अगर किसी पेड़ की शाखा को जिस पर फल लगे हुए हैं तेजी से हिलाया जाए तो फल टूट के गिर जाते हैं। और इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं, बरसात के आसपास देखते हैं, जब आम का हमारे एरिया में जब आम का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, और आंधी आने पर पेड़ों की शाखाओं से वो आम टूट कर गिर जाते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है? वही सेम यहाँ रीजन है कि जब उनको तेज़ी से हिलाया जाता, तो जब पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाया जा रहा है, इतनी शाखा पर बल लगाया जा रहा है, तो शाखा तो गतिशील हो जाती है तुरंत, ठीक है, लेकिन उससे जो लटके हुए फल हैं वो अपने विराम के जड़त्व के कारण क्या रह जाते हैं, स्थिर रहते हैं, वो गति की अवस्था में नहीं आ पाते, और वो पेड़ से अलग हो जाते हैं और टूट कर क्या हो जाते हैं, गुरुत्व के कारण नीचे की ओर गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम रीजन है कि जैसे ही बल लगाया गया है शाखाओं पर, तो शाखाएं तो गतिशील हो गई हैं, लेकिन उनसे लटके फलों पर सीधे बल नहीं लग पा रहा है, तो वो विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बनी रहती हैं, और क्या होता है, वो अपनी शाखा से टूटकर अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हम ले सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर हम ये कोई कांच का शीशा है किसी खिड़की पर लगा हुआ,
यदि इस पर हम किसी गन यानी बंदूक से फायर करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा छेद बनता है, लेकिन यदि इसी कांच पर हम एक पत्थर फेंक के मारते हैं तो पूरा कांच स्मैश कर जाता है, टूट जाता है, टूट के बिखर जाता है। तो ऐसा क्यों है, ये हम कारण देखें। तो नेक्स्ट हम लेकर चल रहे हैं खिड़की के कांच पर बंदूक से गोली मारने पर एक बारीक छेद बनता है, जबकि पत्थर मारने पर कांच पूर्णतः चटक कर टूट जाता है। चटक जाता है और चटक कर अक्सर टूट भी जाता है। तो कारण क्या है, यहाँ पर भी विराम के जड़त्व ही इम्पोर्टेंस है। जब हम बंदूक से गोली चला रहे हैं कांच पर तो गोली का वेग बहुत अधिक है, बहुत तीव्र वेग है। जब वो कांच से टकराती है तो जितने हिस्से पर गोली टकराती है तो उस हिस्से के कांच के कणों को वो गति प्रदान कर अपने साथ ले जाती है, और इतने शॉर्ट्स, इतने सूक्ष्म समय के लिए वो कांच के संपर्क में आई है कि उसके आसपास के हिस्से के कांच के कणों को गति करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। वो विराम की अवस्था के कारण विराम अवस्था में बने रह जाते हैं, उसके साथ गतिशील नहीं हो पाते। तो केवल उसी हिस्से के कांच के कण गतिशील होकर आगे चले गए हैं, इसीलिए एक बारीक छिद्र बनता है। जबकि जब हम पत्थर फेंक के मारते हैं तो पत्थर की स्पीड गोली की स्पीड से बहुत कम होती है। जब वो कांच से टकराता है तो कांच के आसपास के कणों को भी पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो उसके साथ गतिशील होने का प्रयास करें, लेकिन वो गति कर नहीं पाते उसके साथ, क्योंकि वो पूर्णतः रेस्ट्रिक्टेड हैं। तो वो क्या होता है, वो गति करने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से कांच चटक जाता है और टूट जाता है या चटक जाता है, दोनों संभावनाएं बनी रहती हैं। तो पत्थर मारने पर कांच पूर्णतः चटक कर टूट जाता है, क्योंकि जो पत्थर है वो गोली की तुलना में अधिक समय तक कांच के संपर्क में रहता है। तो केवल उसी हिस्से के कांच के कणों को नहीं, आसपास के कणों को भी गति करने का समय मिल जाता है, लेकिन कांच पूर्णतः रेस्ट्रिक्ट होने के कारण उसके साथ गतिशील नहीं हो पाता, जिसके कारण पूर्णतः कांच चटक जाता है और टूट जाता है। तो ये कुछ हमने रीजन्स लिए थे विराम के जड़त्व के, और शेष दो जड़त्व जो हैं हमारे गति के जड़त्व और दिशा के जड़त्व, उनको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे इस चैप्टर के। दिस इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया कि ये मैकेनिक्स का बहुत ही इनिशियल एंड बेसिक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जो केवल फिजिक्स में यहीं इस्तेमाल नहीं होगा, थ्रू आउट फिजिक्स इनका हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। तो इनको आप ध्यान से समझें, पढ़िए। जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप सोल्व करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।